खालिद साहब की तरफ ज़रा चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये गूगली थी, दूसरा था या तीसरा था। राव खालिद साहब, अचानक से ये नाम सामने आना, एक तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, फिर आप बजाते खुद एज एन एनालिस्ट किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये एक मुनासिब चॉइस है इस वक्त की सिचुएशन के लिए? देखिए, इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें ना ये मुनासिब है ना गैर मुनासिब है। ये आप कह लें कि बस आ गए, जैसे पर्सनैलिटी के बारे में बात हुई, उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, गुफ्तार के गाजी हैं, शायद किरदार के भी गाजी हों। उनके जो लिंकेजेस हैं वो बड़े अरसे से पता है सबको कि कहाँ से वो ऑपरेट होते हैं। फिर आपने कहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी किया तो उसको बाप कहा जाता है जी अब्रीवेशन में, तो ये बाप से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे शायद आए हों। सादिक संजरानी साहब ने इनकी लॉबिंग की नहीं की, आई डोंट नो। राजा रियाज साहब के कैंडिडेट थे, ये भी अभी बड़ा सस्पिशियस किस्म का है क्योंकि ये अचानक ही नाम सामने आया, क्योंकि मेरी अपनी इतला थी, मैं बड़ा कंफर्म था जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से। जी और वो तो कांग्रेचुलेशंस भी रिसीव कर रहे थे। जी तो वो हुआ। लेकिन एक बात है, जब चेयरमैन पीटीआई हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, तो मरियम एक बात कहा करती थी उनके बारे में कि बंदा ताबेदार है। तो फिर हमने शहबाज शरीफ साहब को देखा तो वो उन्होंने उस ताबेदारी के और ही मेयार मुकर्रर किए, रिकॉर्ड तोड़। तो ये भी बहुत अजीम मेयार मुकर्रर करेंगे। लेकिन हमें असल चीज़ जो देखने की है, किस इन्वायरमेंट में वो आ रहे हैं एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। एक तो इलेक्शन होने हैं, ऑब्वियसली जो बुनियादी उनकी ज़िम्मेदारी है, जैसे नजमुल साकिब साहब ने कहा कि वो है कि इंतखाबात का इनेकाद करना। लेकिन उसके साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, एक जमात को पीडीएम ने और उसके एलाइज ने मिलकर बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश हो रही है, उसके हिस्से बखरे करने की कोशिश की जा रही है, वो 100 कट करके ब्लीड करने की उसको कोशिश की जा रही है। तो इनके आने के बाद वो जो प्रोसेस है, क्या शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद वो रुक जाएगा? वो प्रोसेस कोई जुडिशियसली अब उसका आगे बढ़ने का कोई इम्कान है? तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसको उसके मद्देनज़र हमें पता चलेगा कि ये कितने अरसे के लिए आए हैं और किस मकसद के लिए आए हैं। क्या ये सिर्फ मुनसिफाना इंतखाबात या इंतखाबात पाकिस्तान के मेयार के हवाले से, मैं कहता हूँ मुनसिफाना हो जाएँ तो वो भी गनीमत होता है, उसके लिए आए हैं, या फिर कोई और उसका एजेंडा है? उसकी कैबिनेट की तश्कील इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। किस किस्म के लोग कैबिनेट में आते हैं और किस किस्म का रवैया, ये जो पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा है उस पर किस किस्म का रवैया अपनाते हैं, ख़ास तौर पे उस जमात के हवाले से जो इस वक्त ज़ेरे अताब है हर तरफ से। तो वो बहुत डिटरमिन करेगा हमारे पूरे इस निज़ाम की, कह लें कि उसकी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी। माशी तौर पर हम पहले काफ़ी मुश्किल में है, सियासी बेचैनी है, सियासी कशीदगी है, सियासी इस्तेहकाम हमें चाहिए। तो उसमें इनका रोल किस तरह से होगा? क्या ये बहुत असर्टिव है? मेरा ख्याल है असर्टिव नहीं है। बहुत अच्छे आदमी है, गुफ्तगू बहुत अच्छी करती है, बलूचिस्तान के हवाले से उनका बड़ा अच्छा रोल रहा है, यूथ के हवाले से जो जो वहाँ पे इंतहा पसंदी आ रही थी जज्बात के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उस पर इन्होंने बहुत काम किया है। इनके बड़े अच्छे क्रेडेंशियल है उस हवाले से। लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट जॉब है, इतनी हाई प्रोफाइल जॉब उन्होंने कभी की नहीं। सेनेटर ज़रूर रहे, बोलते भी अच्छा थे, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर के लेवल की जॉब उन्होंने कभी, यानी इवन मिनिस्टर के लेवल की भी जॉब उन्होंने नहीं की। ये बहुत उनके कद से बहुत बड़ी जॉब है। तो क्या वो उसके मुताबिक उस शूज़ में अपने पैर फिट कर पाएंगे और हील इन कर पाएंगे, और अपना असर्टिव उनका रोल कितना होगा, कितने कॉम्पिटेंट हैं, ये भी देखना पड़ेगा। खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ की वापसी के दरवाजे बंद हो गए हैं इस जजमेंट के आने के बाद? के दरवाजे तो उन पर कभी भी बंद नहीं थे। वो अगर खुद नहीं आना चाह रहे बावजूद, तो कोई क्या कर सकता है? इससे एक उम्मीद कह ले कि उनको थी कि चले अपील कर लेंगे वो, लेकिन आई डोंट नो कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव उसका होना था, इफेक्ट के नहीं होना था। तो फिर ऑब्वियसली जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लिखा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल फैसला होता है उसके खिलाफ अपील का राइट आइन नहीं देता, सिर्फ रिव्यू का है, रिव्यू और रिवीजन का होता है उसका, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये मियां नवाज शरीफ जिस फैसले की बुनियाद पे नाअहल हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका रिव्यू भी फाइनल होकर ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उस पर कुछ नहीं हो सकता।
दूसरी जो कही जा रही है कि कानून में अमेंडमेंट की गई है इलेक्शन लॉ के तहत कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिस्क्राइब्ड डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंटेरियन के लिए वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, वो 5 साल मैक्सिमम होगी। तो उसमें भी वही सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो आड़े आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जब फाइनल जजमेंट हो जाती है तो वो फिर उसकी फाइनलिटी को किसी लॉ से या उससे चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा बेंच बैठ के उसको अनडू कर दे और इस लॉ के मुताबिक उसको कर दे कि हाँ जी, आज के बाद जितने भी जो डिसीजन होंगे सारे वो उसमें 5 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती, और उसको 63(1)(f) जो उसको डिफ़ाइन कर दे वो उस तरह से। तो वो मसला वो है बुनियादी तौर पे। अगर मियाँ साहब आना चाहते हैं, मेरा ख्याल है रुकावट तो कोई नहीं उनके रास्ते में, सिर्फ वो खदशा यही है कि वो आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, अपील नहीं कर सकेंगे, और जेल में कितना अर्सा उनको रहना पड़ेगा। अगर इस दौरान इलेक्शन कैंपेन उन्होंने करनी है और उनको ज़मानत नहीं मिलती, जेल से रिहा नहीं होते, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ से बैठ के तो फिर भी वो तकरीर कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में आगे जेल में चले जाते हैं और उनको रिहाई नहीं मिलती इस दौरान, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने जमात को उस तरह से कम्युनिकेट करना, उनके साथ टिकटों के बारे में डिसाइड करना, स्ट्रेटजी डिसाइड करना, कैंडिडेट्स जो उनके जो भी अहदेदारान होंगे उसके हवाले से फैसले करना। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी रुकावट है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो लॉ है इसके होने या ना होने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ना था, कोई बहुत बड़ा फ़र्क उस तरह से नहीं पड़ना था। अच्छा, इसलिए उनको चाहिए कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आके कंटेस्ट करें अपने उस सारे मामले को, और उसके अपील के ऊपर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते वो अपनी जगह पे, लेकिन बाकी जो केसेस हैं जिनमें उनको कन्विक्शन हुई है, जिसमें उनको जेल में रहना पड़ रहा है, वो उसके खिलाफ अपील्स उनकी पेंडिंग है, उसके खिलाफ वो अपनी अपील कंटेस्ट करें, मुमकिन है उनको रिलीफ मिल जाए और वो अपनी कैंपेन कर सके। उनके पास तो नहीं है कि वो ऑप्शंस चौथी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अभी भी ऑप्शंस उनके पास हैं, अपील का सिर्फ नहीं है उनके पास दरवाज़ा, लेकिन अपनी सज़ा पूरी कर सकते। पीटीआई की हुकूमत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई थी पार्लियामान, फिर उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे पीडीएम वाले, और फिर पीडीएम ने आकर ख़ुद क्या किया ये भी सबके सामने है, जिस तरह रबर स्टैम्प बनी रही पार्लियामान। तो आपको क्या लगता है ये क्या चलता रहा है? कोई डिफरेंस तो फिर नहीं है, दोनों फिर एक जैसे ही कह सकते हैं, किस मुंह से फिर तनकीद करते हैं? देखिए, बदकिस्मती कहा जा सकता है इसको कि पार्लियामेंट नो डाउट एक सुप्रीम बॉडी है जो यानी खुदा के बाद जो हाकमियत पाकिस्तान का आइन कहता है अवाम की है, और अवाम वो अपने जो इख्तियार है वो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए इस्तेमाल करती है, और वो इन फेवर ऑफ जो अवाम है वो होना चाहिए। पहली बात तो ये है। उसमें हम देखते हैं कि जब से पार्लियामेंट बनी है बहुत कम हुआ है कि अवाम के हवाले से भी कोई पार्लियामेंट में दुख दर्द महसूस किया गया हो, उसकी फलाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए हों, लेजिस्लेशन हुई हैं किसी हद तक हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बेहतर करने के लिए, और इस किस्म की चीज़ें जैसे जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए एक हुई, तो कुछ लेजिस्लेशन ऐसी हुई हैं जिससे कुछ फ़ायदा हुआ भी है, लेकिन मोस्टली पर्सन स्पेसिफिक या हमारे जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम थे, जैसे FATF वाली लेजिस्लेशन हम कहते हैं, स्टेट बैंक की हम कहते हैं, जो IMF के दबाव के तहत हमने की, उसके इख्तियारात को उसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने के लिए, बाइख्तियार बनाने के लिए, तो इस किस्म की चीज़ें यकीनन हुई हैं।